Dear students, today we are going to discuss some basic concepts of macroeconomics, which is a part of chapter number 1, unit 1 of macroeconomics of class 12th. The most important basic concepts is classification of goods. The goods are basically classified into two parts, final goods and intermediate goods. In order to understand the meaning and difference between फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल हम लेते हैं कॉटन का. फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया और इस कॉटन को फार्मर ने यार्न मिल को बेच दिया. अब यार्न मिल वाला क्या करेगा, इस कॉटन से यार्न प्रोड्यूस करेगा. इसका मतलब हुआ यार्न मिल ने कॉटन परचेज किया और यार्न प्रोड्यूस किया. इस यार्न को यार्न मिल ने टेक्सटाइल मिल को बेचा, कपड़े बनाने वाली मिल को बेचा. कपड़ा बनाने वाली मिल इस यार्न से कपड़े बनाएगी और कपड़ा बनाने के बाद इसने क्लॉथ को गारमेंट फर्म को बेच दिया. अब गारमेंट फर्म इस कपड़े को शर्ट बनाएगी. शर्ट बनने के बाद में अब ये गारमेंट फर्म इस शर्ट को कंज्यूमर हाउस होल्ड को बेच देगी, परचेजर को बेच देगी. तो इस तरीके से हम देखते हैं ये कॉटन की जर्नी है. कॉटन फार्मर ने यार्न मिल को बेचा, यार्न मिल को टेक्सटाइल मिल को बेचा, टेक्सटाइल मिल ने गारमेंट फर्म को बेचा, गारमेंट फर्म ने कंज्यूमर को बेच दिया. इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉटन जब तक कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंची, इसके अंदर कुछ न कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होती रही, वैल्यू एडिशन होता रहा. कॉटन को वैल्यू एड करके यार्न बना, यार्न में वैल्यू एडिशन हुआ, उसके बाद कॉटन बना और कॉटन में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, उसकी शर्ट बनी. तो यहाँ सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हुई और वैल्यू एडिशन हुआ. तो हम कह सकते हैं कि कॉटन से लेकर यहाँ तक गारमेंट फर्म तक, जब तक ये शर्ट गारमेंट फर्म के हाथ में थी, ये इट लाइज इनसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री. तो ये जो एक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रही है. इस तरह की हम कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री के अंदर ही रही, प्रोडक्शन बाउंड्री. तो देखिए अब आप यहां पर डिफरेंस करिए कि कॉटन से यार्न, यार्न से क्लोथ, क्लोथ का शर्ट, यहां पर कहीं कहीं वैल्यू एडिशन होता रहा. अब ये जब कंज्यूमर के हाथ में पहुंच गई तो अब इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसके अंदर वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है. तो माइंड इट, ये जो कंज्यूमर के हाथ में शर्ट पहुंची है, नाउ इट इज मेंट फॉर फाइनल यूज. अब इसके बाद इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है, फाइनल यूज के लिए है. तो दीज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स. इस शर्ट को हम कहेंगे फाइनल गुड्स और ये कॉटन, यार्न, क्लॉथ, ये ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. तो अब यहां से हम इनकी डेफिनेशन एक बनाते हैं. फाइनल गुड्स, ये हो गया आपका फाइनल गुड्स, और ये सब रहे सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स. तो अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स का मतलब द गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल यूज and do not require any more transformation process, do not require any more production process. They are meant for final use. And the intermediate goods are those goods which are used as raw material in production of other goods. एक बात समझ आ गई. दूसरी बात देखिए, final goods are those goods which do not require any value addition. Intermediate goods are those goods which require some more value addition. As these goods require more value addition, the value of the intermediate goods is not included in the estimation of national income or GDP. Whereas in case of final goods, these goods do not require any more production process. They are final. Therefore, the value of these final goods is included in estimation of GDP and national income. We can say the intermediate goods lie inside production boundary, whereas final goods lie outside production boundary. So on the basis of this example, we make 3 or 4 important points. Point number 1, the goods which are meant for final use and do not pass through any more stage of production. For example, a shirt.
whereas intermediate goods are the goods which are used as raw material in the production of other goods, for example cotton. Secondly, it is lie outside production boundary, it is outside production boundary, whereas intermediate goods are those goods which are inside production boundary. Thirdly, these are not meant for resale. These goods are not meant for resale to earn profit, whereas these goods are meant for resale to earn profit. यहाँ पर एक फर्म दूसरी फर्म को प्रॉफिट कमाने के लिए रिसेल कर रही है, जब यहाँ पर ये रिसेल नहीं हो रहा है, ये फाइनल यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया आपके। It is not meant for resale to earn profit, it is meant for resale to earn profit. It is final goods are included in the estimation of GDP and intermediate goods are not included in estimation of GDP. Fine. अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए व्हीट है, अब आप ही सोचिए व्हीट इज परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड, कंज्यूमर हाउसहोल्ड ने व्हीट खरीदा। अब इस कंज्यूमर हाउसहोल्ड इस व्हीट को डायरेक्टली तो नहीं खाएगा, कंज्यूमर हाउसहोल्ड इस व्हीट को ले जाकर के आटा चक्की पर ले जाएगा, उसका आटा बनवाएगा, उस आटे को लेकर घर के अंदर उस आटे को गूंथा जाएगा और आटा गूंथने के बाद उसकी रोटी बनेगी और रोटी बनने के बाद तब उसको यूज किया जाएगा। तो ये भी कहीं न कहीं प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हुई। तो क्या आपको लगता है कि माना है कि व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? अगर व्हीट कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीदता है तो क्या ये फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है? एक सेकंड के सोचिए, फिर बताता हूँ। देखिए आपको लगेगा कि ये व्हीट को डायरेक्टली नहीं खाया जाएगा, इसका आटा बनेगा, रोटी बनेगी तब खाया जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस हुई है, हाउस होल्ड ने व्हीट खरीदा, व्हीट का फ्लोर बनाया और फ्लोर की ब्रेड बनाई, तब इसको कंज्यूम किया, यहाँ पर प्रोसेस तो इन्वॉल्व हुई, लेकिन ये प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये तो गुड्स को कंज्यूमेबल बनाने के लिए कुछ प्रोसेस की गई है। इसलिए दिस परचेज ऑफ व्हीट बाय द हाउसहोल्ड विल बी फाइनल गुड्स एंड इट विल नॉट बी इंटरमीडिएट गुड्स। अगर इसी व्हीट को अगर कोई फ्लोर मिल खरीदता, पहले फ्लोर मिल खरीदता, उसका फ्लोर बनाया था और उस फ्लोर का ब्रेड बनाया था बेकरी के अंदर और तब वो कंज्यूमर तक पहुंचता, तो इन दैट केस द व्हीट वुड हैव बीन इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यहाँ पर व्हीट परचेज बाय द कंज्यूमर हाउसहोल्ड इज ए फाइनल गुड्स। अब what does it mean? The conclusion is that the difference between intermediate goods and final goods does not depend upon nature of the goods, rather it depends upon use of the goods. इसे कौन खरीद रहा है इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि गुड्स क्या है। एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ले लीजिए, मिल्क अगर हम कंज्यूमर हाउस होल्ड खरीदता है मिल्क, ये फाइनल गुड्स है, और अगर इसी मिल्क को स्वीट सेलर मिठाई बनाने वाला खरीद रहा है या चाय बनाने वाला खरीद रहा है, तो ये फाइनल गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स है। एक और एग्जांपल, अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए कार परचेज बाय ए पर्सन इज ए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स? इट डिपेंड्स अपॉन हु परचेजेस द कार। If the car is purchased by the final consumer household for his final use, it is a final goods. But if the car is purchased by an agency, car agency or the retailer agency of the car to sell it to the ultimate consumers, in that case purchase of the car is an intermediate goods. So conclusion is that जब तक गुड्स कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा, फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, बाइक, एक आदमी ने मोटरसाइकिल खरीदी, बताइए मोटरसाइकिल फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है? यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। अगर मोटरसाइकिल खरीदी किसी कंज्यूमर ने अपने यूज के लिए, ये फाइनल गुड्स है, और अगर कोई इसे दुकानदार खरीदता है, एजेंसी वाला खरीदता है, होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है जब तक ये कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेगा। ओके वेल, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव टू क्लासिफाई द फाइनल गुड्स
into two parts: intermediate goods, consumer goods and capital goods. Final goods can be classified into two parts: consumer goods or consumption goods capital goods. Now again, in order to understand the meaning and difference between consumer goods and capital goods, let us take an example of purchase of a car. एक कार परचेज की गई. कार इज परचेज बाय हाउसहोल्ड. कार इज परचेज बाय टूरिस्ट कंपनी. अब आप देखिए, कोशिश करिए समझने की कि कार को कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीद रहा है और एक दूसरी कार को टूरिस्ट कंपनी खरीद रही है. जब कार को कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीदेगा तो ही विल बी यूजिंग द कार फॉर हिज फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. Whereas the car purchased by the tourist company will not be used for final satisfaction of the wants of the company, rather it will be used to generate tourist services. It will be used to ferry tourists. ये टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टूरिज्म के लिए काम आएगी. तो जब ये कार टूरिस्ट कंपनी खरीदेगी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है, ये कैपिटल गुड्स है. And the car purchased by the consumer household for final satisfaction of his own wants is a consumer goods. तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि consumer goods are those goods which are used for satisfaction of human wants finally. The goods which are used for final satisfaction of wants. These goods are purchased by consumers. Whereas capital goods are those durable goods which are used in production process. These are fixed assets of the producer. Which are of use value. Which are of high monetary value. For example, machines, equipments, plants, machinery, etc. तो फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड अदर. इसको हम हटा देते हैं यहाँ से. फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट में करेंगे: कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. Consumer goods are those goods which are used for final satisfaction of human wants, whereas capital goods are those durable use goods which are used in production process. These goods make production process feasible. These goods help in production process. For example, a car purchased by the household, car purchased by tourist company. Similarly, let us take another example. ऑफिस स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन एक कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीद कर लाया अपने घर के लिए, तो ये कंज्यूमर गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स है. और अगर सिलाई की मशीन को टेलरिंग कंपनी खरीद कर ला रही है या टेलर खरीद कर ला रहा है जो कि उसे कपड़े सिलने के काम में लाएगा, तो वहाँ उसके लिए ये कैपिटल गुड्स.
तो दो तरह गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इसमें और हम आगे देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई गुड्स कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है, ये डिपेंड करता है इसे कौन खरीद रहा है, किस काम के लिए ला रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु परचेजेस कैपिटल गुड्स? आप बताएंगे कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स वेयर एज कंज्यूमर गुड्स आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, परचेज्ड बाय कंज्यूमर, परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर गुड्स are purchased by consumer household, capital goods are purchased by producers. Now the question is, can we conclude that all capital goods are producer goods, or can we say vice versa that all producer goods are capital goods? What do you think? क्या सारे producer goods capital goods हैं, या हम ये कहें कि सारे capital goods producer goods हैं? तो याद रखिए, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं डेफिनेटली, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज नॉट ओनली कैपिटल गुड्स बट दीज इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, लाइक रॉ मटेरियल। ये गुड्स भी प्रोड्यूसर खरीद रहा है, तो हम ये कहें कि भाई ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ये बात गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स तो ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है। अब आप कहेंगे भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही तो प्रोड्यूसर खरीद रहा है। यस, दोनों में फर्क है। These producer goods, that is the intermediate goods, are those goods which themselves transformed into final goods. ये वो गुड्स है जो खुद नया सामान बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी तो लकड़ी से ही टेबल बनाई, तो लकड़ी ही टेबल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से उस टेबल को बनाया था कारपेंटर ने, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैपिटल गुड्स है, और वुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। दैट इज, और ये डिफरेंट थिंग दैट बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूसर गुड्स। तो वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज सम प्रोड्यूसर गुड्स may be intermediate goods. Now let us take an example. Another example, in order to fix the machine, some nut, bolt, key, ये सब भी इसमें यूज होते हैं। एक मशीन लेकर आया एक प्रोड्यूसर, उसने अपने फैक्ट्री में लाकर उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए उसके अंदर नट, बोल्ट, कील, नेल ये सब लगाए। तो क्या ये सारी चीज कैपिटल गुड्स हैं? सोचिए एक मोमेंट के लिए, तब आप बताइए, सोचिए। देखिए, नेल्स, नट, बोल्ट ये कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी? द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स which are of high monetary value। अब क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत कम है, नट बोल्ट वगैरह बहुत छोटी चीज है, तो दे आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स which are of high monetary value। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को हम डिफरेंशिएट। देखिए, अभी हमने एक्सप्लेन किया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नाउ वी कैन क्लासिफाई द कंज्यूमर गुड्स फर्दर मोर। कैसे? इन गुड्स को और हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। They are further classified into 4 parts: non-durables or single-use consumer goods,
perishable goods, semi durable use goods, durable goods, and consumer services or non-material goods. Now non-durable goods or single-use consumer goods, as its name suggests, these are the goods which can be consumed, which can be used only at once. No repetitive use these goods have. For example, milk. For example, bread. एक बार हमने मिल्क लिया, मिल्क पी लिया, तो मिल्क को दोबारा नहीं पिया सकता उसी मिल्क को। एक ब्रेड ली हमने, एक बार कंज्यूम हो गई, ये दोबारा यूज नहीं हो सकती है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली एट वंस। कैन बी यूज्ड only at once, no repetitive use. Now semi-durable goods are those goods which can be used again and again over a short period of time, and short period of time means up to 1 year or slightly more. Can be used over a short period of time. That is up to 1 year or slightly more. For example, clothes. For example, shoes. For example, crockery, etc. So these are semi-durable goods. Semi-durable goods being the goods which can be used again and again over a short period of time, and durable goods are the goods which can be used again and again over a long period of time. They can be used for many years. They can be used for several years. Can be used for long period of time. Several years. For example, car, air conditioner, refrigerator, etc. Durable goods can be used again and again over a long period of time. They can be used again and again for many years, 2 years, 3 years, 4 years and more than that. फॉर एग्जाम्पल कार, हमें कार खरीद कर लाए तो कार ऐसा तो है नहीं कि एक साल में खत्म हो जाएगी, कई सालों तक चलेगी। रेफ्रिजरेटर लेकर आए हम, तो ये जो है आपका ड्यूरेबल गुड्स हो गया। इस तरीके से सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, लॉयर एटसेट्रा। डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इनकी सर्विसेज दे आर इंक्लूडेड इन सर्विसेज। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल, मे बी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इट कैन बी सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज करते हैं, एंड ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम अगेन एंड अगेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और सर्विसेज जो डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा।